हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग 2018 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। फिल्म की शुरुआत में हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैंकॉक शहर में रहता था। ये दोनों पेंटर हैं। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। युवान अपने दिमाग से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन ली उनसे भी तेज थे। वो हर प्रसिद्ध चित्रकार की नकल करता था। इन कामों में उनका मन बहुत अच्छा लगता था। वो किसी भी पेंटिंग को देख लेता तो वैसे ही पेंटिंग बना देता था। हालांकि उनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि हर कोई कहता था कि उनकी पेंटिंग्स किसी और की कॉपी है। एक दिन जब वो शाम को घर जाता है तो उसे युवान और उसके मैनेजर की बातें सुनाई देती हैं, जहां मैनेजर युवान से कहता है कि अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें ली के साथ काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में सभी जानते हैं कि ये पेंटिंग्स की कॉपी बनाते हैं। लेकिन वो जवाब देता है कि मैं ली के साथ काम करना बंद नहीं कर सकता, जाना है तो जाओ। एक दिन उनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में हिस्सा मिल जाता है, जहां लोग युवान की पेंटिंग्स को काफी पसंद करते हैं, लेकिन ली की पेंटिंग्स को कोई पसंद नहीं करता। तभी वहां एक आदमी आता है जो ली की पेंटिंग्स का बहुत अपमान करता है। उनका कहना है कि ये कैसी पेंटिंग है, ये सब नकल करके बनाए गए हैं। इस पर युवान को काफी गुस्सा आता है। वो उस आदमी पर शराब उड़ेल देता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर ली तुरंत उस आदमी के पीछे चला जाता है ताकि वो युवान के व्यवहार के लिए उससे माफी मांग सके और उसके पास जाकर पता चला सके कि उस आदमी ने जानबूझकर ये सब किया है। वो ली से अकेले में ही मिलना चाहता था। वो आदमी ली से कहता है कि जिस तरह से आप काम करते हो, जिस तरह से काम करना चाहते हो और जिस तरह से आप पेंटिंग की नकल करते हो, आप अपने काम में माहिर हैं। मैं आपकी प्रतिभा को अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर वो एक बार में मिलते हैं और शराब पीते हुए बात करते हुए कहते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि तुम जिस तरह से नकल करते हो मुझे पसंद है। अगर आप जानते हैं कि आपके इस हुनर की वजह से आपकी तकदीर बदल सकती है, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा काम है। सारी बातचीत के बाद ली उसी जगह वापस चला जाता है जहां उनके चित्रों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था। वो बाहर जाता है और अपनी पेंटिंग जलाता है। ली अपने काम से बहुत खुश थी कि उनका अपमान किया गया। इतना सब करने के बाद वो उसी आदमी को बुलाता है जिन्होंने जानबूझकर ली की पेंटिंग का अपमान किया। उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे बताओ कि मुझे किस तरह की पेंटिंग बनानी होगी। वो आदमी ली को $100 का नोट देता है और उसकी कॉपी करता है। इधर ली को पता चला कि वो आदमी उससे ढेर सारे नकली नोट बनवाना चाहता है ताकि उन नोटों को कोई पहचान न सके। उनका कहना है कि हम इतने नकली नोट नहीं छाप सकते, इसलिए मैं आपकी प्रतिभा का उपयोग करके सफल हो सकता हूँ। मैं आपको इस काम में अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर ली थोड़ा चिंतित हो जाती है, और क्योंकि ये काम गैर कानूनी था, लेकिन जब उसे लगता है कि इतना सब होने के बाद भी वो ढेर सारा पैसा लेकर खेलने वाली है, तो इसलिए वो इस काम के लिए करने के लिए राजी हो जाती है। इन सब बातों के बाद जब ली अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि युआन भी घर छोड़कर जा चुका था, क्योंकि युआन को उस पेंटिंग का भुगतान करना था जिसे ली ने जला दिया था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ली उस व्यक्ति के साथ एक निजी विमान में है। वो दूसरे शहर जा रही है। ली उस आदमी से कहती है कि मैं तभी वापस आऊंगी जब मैं खूब पैसा कमाऊंगी और मैं तभी युआन जाऊंगी। उस विमान में उस आदमी के साथ उसका एक और साथी था जो नकली नोट छापकर बेचेगा। यहाँ सबसे अहम काम था नोटों की छपाई। भले ही उनके पास एक अच्छा प्रिंटर हो, फिर भी नोटों में बारीक रेखाओं को ठीक से छाप नहीं पाए, तो यहाँ ली का काम आता है और हर फाइन लाइन को कॉपी भी कर सकते थे। और दूसरी बात ये थी कि इस तरह के कागज का इस्तेमाल होता था जिस पर कोई भी आसानी से खरोंच नहीं लगा सकता था। उस पेपर की खासियत ये रही कि जब भी वो एक मिनी CI से लिखा जाता था, कलम फिर उसने उस CI को भी बदल दिया पीला करने के लिए। और इसी तरह बैंक में काम करने वाले लोग भी नकली नोटों को अलग कर देते हैं। अब उस आदमी को वो कागज भी मिल गया था जिस पर उसे नकली नोट बनाने थे। अब यहाँ ली का काम शुरू होता है। कई दिनों से वो नकली नोटों की कॉपी बनाने में लगी होती है। वो नोटों पर छोटी छोटी चीजें बड़े अच्छे से बना लेते हैं और ली एक लाइन भी नहीं छोड़ती। नोट पर तस्वीर बनाना और फिर उस तस्वीर को दोबारा देखना बहुत ही मुश्किल काम था। ये सभी यहाँ इस काम के लिए चाइनीज तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नोट से बनी पेंटिंग को एक मशीन के बीच में लगा दिया। उन्होंने जैसा चाहा उसके चारों ओर 2 पेपर रख दिए। उनका काम ठीक वैसा ही हो जाता है। अगला काम था नोट छापने का। उस आदमी की टीम का एक आदमी उन नोटों की बारीकी को अपने हुनर से बहुत अच्छे से छापता है। वो देखता है कि उसका सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। वो हर परीक्षा में पास हुआ। उसे वो कागज
कागज भी मिल गया था जिस पर उसे नोट छापने थे। वो एक कंपनी में जाता है जहाँ वो कंपनी वही कागज इस्तेमाल करती थी। नोट का साइज बिल्कुल ठीक था, इसलिए वो आदमी बहुत सारे कागज खरीदता है। यहाँ किसी को उन पर शक नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी का कहना है कि उनकी कंपनी किताबें छापने का काम करती है, इसलिए वो इस पेपर को खरीदना चाहते हैं। अब वो कागज भी उनके पास पहुंच गया। उन्होंने काफी संख्या में नकली नोट बनवाए थे। ये अपना काम स्क्रैप शॉप के जरिए शुरू करते हैं और ये अपने कई ग्राहकों को नकली नोट डिलीवर करते हैं। 6 महीने तक ली नकली नोट छापने वाले शख्स के साथ बिजनेस करते हैं। अब वो ली का बॉस बन चुका था और उसके बाद ली अपने शहर वापस आते हैं और अपने दोस्त युआन के घर जाते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ था जिसे वो लौटाने गए थे। वहाँ युआन से नहीं मिलते हैं, जहां वो उस चीज को रखते हैं और वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम कायर हो, तुम एक लड़की से डर गए, मेरी हिम्मत तो देखो। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए वो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी को गोली मार देते हैं। वह ली को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन वो डरा हुआ था, इसलिए डर के मारे उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन उस आदमी ने सभी पुलिस कर्मियों को मार डाला। लेकिन ली की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था, इस बात से वो परेशान थी कि ली अब सोचने लगी थी कि उसका बॉस कितना पागल आदमी है जो अकारण ही किसी की भी हत्या नहीं कर सकता। वो सोचती है कि वो सिर्फ उसके साथ काम करना चाहती थी। ली इन सब बातों से परेशान थी। इसके बाद कहानी में हम एक और आदमी को देखते हैं जो एक पुलिस अधिकारी थे, जो नकली नोटों की जांच करते थे। और उस अधिकारी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि पुलिस को पता चला था कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कई नकली नोट छापे जा रहे हैं। वो अधिकारी इन सब के बारे में जानने के लिए शहर के बड़े से बड़े अधिकारी से मिलता है। ये दोनों अपनी असल पहचान छुपाते हैं। वो नकली नोटों को खोजने के लिए एक मिशन पर जाते हैं। बहुत लोगों से मिलने के बाद उन्हें आखिरकार उस आदमी से मिलने का मौका मिलता है जिनके साथ ली काम करती है, यानी ली के बॉस। वो दोनों उस जहाज पर पहुंचे जहां वो उससे मिलने जा रहे थे, लेकिन वो वहां नहीं था। दरअसल ली के बॉस का आदमी वहीं था। आइए जानते हैं दोनों अधिकारियों के बारे में। वो उनकी काफी छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। इसलिए ली के बॉस के आदमी उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं। दूसरी ओर ली अपने बॉस के पास जाती है और वो उससे कहती है, सॉरी, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, मैं आपकी टीम छोड़ रही हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढूंगी। आपके साथ कौन काम करेगा और पेंटिंग भी बनाएगा। ली के बॉस इससे सहमत हैं। आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस तरह काफी समय बीत गया और हम फिर देखते हैं कि ली के बॉस के आदमी पूरी दुनिया में फैल गए हैं और नकली नोट फैलाने का काम कर रहे हैं। इस काम में वो खूब पैसा कमा रहे थे, साथ ही उसके नोटों की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। शहर का एक डॉन भी नकली नोट खरीदना चाहता था, इसलिए वो ली के बॉस को बुलाता है ताकि वो उससे नकली नोट खरीद सके। लेकिन यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि काफी समय पहले डॉन ने ली के बॉस के डैड को मार डाला था। ली का बॉस यहाँ डॉन को नकली नोट देने आया था, लेकिन वो उसे भी मारना चाहता था। वो अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था और इसलिए वो ली को भी अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैकेट में बम है, इसे जलाओ। लेकिन गरीबों ने ली को डरा दिया। वो ऐसा करने से मना करते हैं और लेकिन कुछ ही देर बाद कार के बाहर जोरदार धमाका हुआ। तभी वहाँ गोलियां भी धू धू करके जलने लगती हैं। इस विस्फोट में डॉन और उसके सभी लोग मारे गए, लेकिन इस धमाके में एक लड़की बाल बाल बच गई जो डॉन के साथ काम करती थी। वो डॉन को बताती थी कि नोट असली है या नकली। वो लड़की भी ली और उसके बॉस के साथ काम करने लगी। इस तरह ली भी उस लड़की की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। ली के बॉस का काफी समय काम करने में बीतता है। अब वो लोग अपने काम से लंबा ब्रेक लेते हैं, यानी उन लोगों ने कुछ समय के लिए अपना काम बंद कर दिया था। ली अपने बॉस के साथ फिर से अपने शहर आ गई थी और वह युआन के घर जाती है। वो देखती है कि युआन एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार बन गया था। उनकी 1000 से ज्यादा पेंटिंग बिक चुकी थी। लेकिन जब ली को पता चलता है कि युआन की सगाई हो गई है और वो बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो वो बहुत दुखी है। उनके बॉस कहते हैं कि अगर आपको युआन पसंद है तब आपको उसके लिए लड़ना होगा। आप उसे बताएं कि आप उसे कितना पसंद करती हैं। ये सब कहने के बाद बॉस ली को अपने साथ ले जाते हैं जहां उन्हें शिप पर मिलना था। इतना ही नहीं, बॉस ने उस अधिकारी के बारे में पता भी लगाया जो गुपचुप तरीके से अपनी टीम में शामिल करके जांच कर रहा था। ली के बॉस को यहाँ एक और बात पता चलती है कि पुलिस इसी वजह से उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि उनकी टीम के आदमी ने नियम तोड़ा था। जो नोट छापता है उसने
उसने नकली नोट से घड़ी खरीदी थी और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। ली के बॉस ने उस आदमी को पकड़ लिया और वो ये भी कहता है कि अब तुझे और तेरे परिवार को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से हम सब परेशान हैं। आपने हमारे काम के नियम तोड़े हैं। वो आदमी उससे भीख मांगता है कि उसे मत मारो और उसे छोड़ दो। इधर ली भी उस शख्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। बॉस उसे मार देता है और ली के बॉस उस अधिकारी से मिलते हैं जो गुपचुप तरीके से उसकी जांच कर रहा था, लेकिन उस अधिकारी का पता नहीं चल सका कि उसे उसकी सारी सच्चाई का पता चल गया है। बॉस ली को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको इस अधिकारी को मारना है। ली बहुत डरी हुई थी। ली का डर खत्म करने के लिए उसके बॉस ली के डर को खत्म करने के लिए वो युआन और उसके मंगेतर का अपहरण कर लेते हैं। वो ली को बंदूक देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, मार डालो। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि आप उनसे बहुत नफरत करते हो। लेकिन ली ने इस बार भी शूट करने से मना कर दिया। लेकिन इस बार उसका बॉस बहुत गुस्से में था। ली के बॉस ने गुस्से में युआन को गोली मार दी, लेकिन यहाँ ली ने युआन को पहचान लिया था, लेकिन उसके मंगेतर की मौत हो जाती है। यहाँ वो लड़की जो डॉन के साथ थी वो उसकी मंगेतर है, क्योंकि वो जानती थी कि अब बॉस अब ली को मार डालेगा, तो यहाँ वो सबको गोली मारती है। इस लड़ाई में ली के बॉस के सभी पुरुष मर गए हैं और अंत में ली ने अपने बॉस को भी गोली मार दी और उसे मार डालता है। अब यहाँ से वो लड़की ली को एक होटल में ले जाती है। वे दोनों यहाँ आए तो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बॉस अभी जिंदा है, क्योंकि उसकी लाश पुलिस को अभी तक नहीं मिली थी। ली यहाँ से युआन वापस जाना चाहती थी, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो लड़की ली को यहाँ जाने से रोक देती है। वो कहती है कि मत जाओ, आपको जान का खतरा हो सकता है, लेकिन ली नहीं रुकती है और वो चली जाती है। रास्ते में ली ने गलती की, वो नकली नोट जलाती है, जिसके चलते पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। उसे थाने ले जाया जाता है, जहाँ पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन ली ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी और वो अपने बॉस के बारे में जानती थी। अगर वो पुलिस को कुछ बताती तब उसका मालिक उसे मार डालता, इसलिए ली पुलिस को कुछ नहीं बताती है। और कुछ दिनों बाद एक जवान लड़की ली से मिलने आती है। वो उसे सच बोलने के लिए कहती है और वो उससे वादा भी करती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी। यहाँ पुलिस और ली के बीच सब बात तय है कि अगर वो सब कुछ पुलिस को बता दे तो फिर पुलिस उसे छोड़ देगी। ली ने फैसला किया कि वो पुलिस को सच बताएगी और अब यहाँ वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। वो अपने बॉस से कैसे मिली, कैसे बनते थे नकली नोट और उसने किसी आदमी को पहली बार मरते हुए कैसे देखा। वो अपने बॉस के बारे में सब कुछ बताते हैं और उन्होंने उसका एक चित्र भी बनाया था और उस लड़की का भी जो वैली डॉन के लिए काम करती थी। पुलिस उन्हें हर जगह तलाशती है और वो उनकी तलाश करने लगते हैं। पुलिस अधिकारी ली के बॉस की तलाश कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक जैसा दिखने वाला आदमी, उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि वो आदमी लंबे समय से पुलिस में कार्यरत था। तो वहाँ वो ली के बॉस कैसे हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो शख्स जो इस पुलिस अधिकारी की तरह दिखता है ली के बॉस भी थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस कहानी का असली रहस्य ली और उसके बॉस दोनों एक ही आदमी थे। यानी ली ने अपने दिमाग में ऐसे शख्स की कहानी बना ली थी जो नकली नोट बनाने का धंधा करता था, ताकि वो कभी भी ऐसी सच्चाई का सामना न कर सके कि वो एक बुरा इंसान है। ली नकली नोट बनाने का धंधा करती थी। उन्होंने खुद को बहुत सीधे व्यक्ति के रूप में पेश किया सबके सामने। यानी जब भी बॉस ने कहानी में कुछ गलत किया, ये कोई और नहीं था, दरअसल ली ऐसा ही करती थी। वो अब तक सभी को मार रही थी। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी। अब ली को जेल से रिहा किया गया और उन्होंने ली को भी ये बताया कि सच बताओ कि वो लड़की ली नहीं थी, लेकिन डॉन के साथ काम करने वाली लड़की वो ली को बहुत पसंद करती थी। लेकिन जब धमाका हुआ उस बच्ची का चेहरा खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई और उसके चेहरे को जवान बना दिया और इसलिए वो जेल आई थी सिर्फ ली को बचाने के लिए। और उसके बाद तोहफा, यानी हम वर्तमान समय में ली और उसी लड़की को देखते हैं जिसका चेहरा अब जवान जैसा था, अब जवानी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जब लड़की उससे पूछती है क्या आप मुझे पसंद करते हो, उसने मना किया, मैं केवल असली युवक से प्यार करती हूँ। लेकिन पुलिस ने उन्हें कभी नहीं पकड़ा। यहाँ रास्ते में लड़की बताती है कि मैं यहाँ घंटों से घूम रही हूँ, हम अभी भी इस शहर में हैं। वो कहती है ली अगर तुम मेरी नहीं हो तब मैं तुम्हें और अपने आप को मार डालूंगा। और फिर पुलिस
भी उसके पीछे हो जाती है। यहाँ उसे घेर लिया जाता है, लेकिन उसकी नाव में यहाँ धमाका हुआ और उस विस्फोट में ली और वो लड़की दोनों मारे जाते हैं। अंत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एक युवक के पास जाती है। जब युवक ली की तस्वीर देखता है और उसे याद करता है कि वो ली का पड़ोसी था। यहाँ ये पाया जाता है कि ली और युवक के बीच कभी कोई संबंध नहीं रहा। ली ने सारी कहानी अपने दिमाग में बना ली थी कि वो युवक को पसंद करती है, उसका युवक से कभी कोई संबंध नहीं था। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।